नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर सेल। हम ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पर ही पहुंच गए हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली है, जिसे हमारी बॉडी में ब्रेन जो कि एक मेन है, ऐसे ही एक सेल की बॉडी में न्यूक्लियस एक मेन एंड इनका एक ब्रेन टाइप ऑर्गेनेले होता है। सबसे पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, इन्होंने इनको ऑब्जर्व किया था इन द ईयर 1831। सो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831। Later the material of the nucleus is stained by the basic dyes given the name chromatin by Fleming। फिर न्यूक्लियस में क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, क्रोमैटिन होता है। फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन को नेम दिया था। देखो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे बेसिक डाई और क्रोमैटिन का क्या मतलब है। क्या होता है ना, जैसे सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस अभी इंटरफेज स्टेज में है, यानी कि अभी ये जो न्यूक्लियस है ये रेस्ट कर रही है, अभी ये डिवाइड नहीं कर रही है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे खुला खुला डीएनए पड़ा है, ऐसे यहाँ पे खुला खुला सा डीएनए पड़ा है, अभी ये कंडेंस नहीं है। फिर यहाँ पे आरएनए भी ऐसे पड़ा है, इस डीएनए ने इस आरएनए के साथ यहाँ पे ऐसे दोस्ती कर ली है, इसके साथ बाइंड हो गया है। एंड इनको बाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आ गए, यानी कि खुला खुला डीएनए, खुला खुला आरएनए, खुले खुले कुछ क्या यहाँ पे प्रोटीन्स पड़े हुए हैं। तो इसी को हमने क्रोमैटिन बोला। अभी ये कंडेंस्ड नहीं है। जो हम पढ़ते हैं ना कि इस टाइप का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ये क्रोमोसोम की कंडेंस फॉर्म है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रोमैटिन है, जो कि क्रोमोसोम बना देता है कंडेंस होके। सो क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए है एंड क्रोमैटिन के अंदर भी डीएनए है, ठीक है। तो इसी को हमने बोला क्रोमैटिन। अब इस क्रोमैटिन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो डीएनए और आरएनए है और एक प्रोटीन्स है। तो डीएनए आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये यानी कि ये दोनों क्या हो गए? डीएनए और आरएनए ये एसिड हो गए, है ना। जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है ये बेस है, ये बेस है। तो एसिड बेस आपस में कंबाइन करके बैठे हुए हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एसिड का पार्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट है, लेकिन जो प्रोटीन्स है वो बहुत थोड़े से प्रेजेंट है, कहीं कहीं पर प्रेजेंट है इनको बाइंड करने के लिए। तो यानी कि अगर हम बात करें ओवरऑल क्रोमैटिन की, तो ओवरऑल क्रोमैटिन इज़ एसिडिक, क्योंकि इसमें एसिडिक पार्ट ज़्यादा है, इसमें न्यूक्लिक एसिड पार्ट ज़्यादा है और प्रोटीन पार्ट कम है दोनों एसिडिक भी और बेसिक भी। लेकिन ओवरऑल अगर हम क्रोमैटिन की बात करें तो ये एसिडिक है। तो एसिड जो चीज़ें होती है वो बेसिक चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो क्रोमैटिन एज ये एसिडिक है, तो इसलिए यहाँ पे हम डाई कौन सी यूज़ करेंगे? बेसिक डाई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्रोमैटिन जो यहाँ पे खुला खुला सा डी अभी इंटरफेज न्यूक्लियस में पड़ा रहेगा, ये क्रोमैटिन है, इसको हम डाई करेंगे बेसिक डाई से। और क्रोमैटिन जो वर्ड है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज़ होती है क्रोमैटिन, इस क्रोमैटिन नाम जो है ये फ्लेमिंग ने दिया था। इंटरफेस न्यूक्लियस एक ऐसी न्यूक्लियस जो कि अभी डिवाइड नहीं कर रही है, वो हाईली एक्सटेंडेड खुली पड़ी हुई है। एंड इसमें जो न्यूक्लियर प्रोटीन है डीएनए और आरएनए वो खुला खुला है, इलेबोरेट है, और इन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है जिसको हमने बोला क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही स्फेरिकल सी बॉडी पड़ी रहती है जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। सिंगुलर को हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने रिवील किया था क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, इन सब का स्ट्रक्चर कब पता चला? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुई। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियर पोर होता है, तो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती है जिनका जो स्पेस होता है वो 10 to 50 नैनोमीटर होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन एंड ये इनर मेम्ब्रेन, ये जो लेंथ है ये है 10 to 50 नैनोमीटर, और इस स्पेस को हमने बोला क्या? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि एक बैरियर बनाती है बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो कोई भी मेम्ब्रेन क्या करेगी? बाहर की चीज़ों और अंदर की चीज़ों के बीच में एक बैरियर बनाती है, तो ये भी बैरियर ही बना रही है। आउटर मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यूस है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर की, यही क्या बना लेती है कंटिन्यू करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें स्मूथ और रफ दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of two membranes. ये एक मेम्ब्रेन, ये दूसरी मेम्ब्रेन, तो जहाँ पे दो मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो रही है यहाँ पर एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये क्या काम करें, ये मूवमेंट का काम करें। किसी भी चीज़ को न्यूक्लियस से बाहर जाना है या फिर न्यूक्लियस के अंदर आना है तो उसमें क्या हेल्प करेंगे, न्यूक्लियर पोर। Movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between the nucleus and cytoplasm। यहाँ पे both direction ये याद रख लेना कि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट पॉसिबल है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी चीज़ें आ सकती हैं, न्यूक्लियस के बाहर भी चीज़ें जा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चीज़ें आ सकती है या फिर जा सकती है। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है कौन, न्यूक्लियर पोर। RNA और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमें पता है, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, तो डीएनए से बनता है आरएनए, है ना, डीएनए से बनेगा आरएनए। ये मैं यहाँ पे न्यूक्लियर पोर बना देती हूँ। तो ये है एक न्यूक्लियर पोर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। अब डीएनए से बना आरएनए, अब ये आरएनए क्या करता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर जाता है और बाहर क्या बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है प्रोटीन, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनता है। अब इस प्रोटीन को अगर वापस से डीएनए के अंदर आना है, न्यूक्लियस के अंदर आना है, कुछ काम करना है, इसको न्यूक्लियस के अंदर इसकी ज़रूरत है, तो ये वापस बाहर आ सकता है। तो क्या करता है, आरएनए बाहर जाता है और प्रोटीन अंदर आता है, तो यानी कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो आरएनए और प्रोटीन का आना जाना लगा रहता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए बाई डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए न्यूक्लियर पोर की ज़रूरत है। नॉर्मली देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली क्या होती है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होती है, लेकिन बहुत सारी सेल्स ऐसी भी होती है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती है, या फिर कोई सेल्स ऐसी होती है जिसमें एक भी न्यूक्लियस नहीं होती, जैसे कि ह्यूमन की आरबीसी एक भी न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सेल्स भी है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। दैन सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, जैसे कि एरिथ्रोसाइट, आरबीसी ऑफ क्या, मैनी मैमल्स। और सीव ट्यूब सेल इस टाइप की होती है, तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियस मिलती है। तो सीव ट्यूब क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और एरिथ्रोसाइट्स क्या है, ई न्यूक्लिएटेड है। ओके, अब है द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। उसमें न्यूक्लियोलस है एंड क्रोमैटिन है। न्यूक्लियोई क्या है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियोलस है वो ऐसी स्फेरिकल सी बॉडी है, छोटी छोटी सी। सो ये स्फेरिकल सी बॉडी, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये ऐसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ी हुई है, कंटिन्यूस है। Then it is a site for active rRNA synthesis। ये न्यूक्लियोलस क्या काम है, इस न्यूक्लियस का काम है rRNA की सिंथेसिस करना, राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करना। तो rRNA का क्या, rRNA बेसिकली कहाँ पे बनता है, कौन बनाता है इसको, ये न्यूक्लियोलस बनाता है इन द न्यूक्लियोप्लाज्म में जो कंटिन्यूस है इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो क्या करता है, rRNA बनाता है। ये rRNA प्रोटीन के साथ मिल करके फिर क्या बनाएंगे, राइबोसोम बनाएंगे। और ये राइबोसोम क्या करेंगे, ये राइबोसोम फिर इस mRNA के ऊपर बैठेंगे और क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, तो rRNA किसके साथ मिलके, प्रोटीन के साथ मिल करके राइबोसोम्स बनाते हैं। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन एक्टिव। ठीक है, देखो जिस सेल में प्रोटीन बनना है, एक ऐसी सेल है जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाती है, मतलब इसमें राइबोसोम्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि राइबोसोम्स ही तो प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब इसमें राइबोसोम्स ज़्यादा होंगे। अगर इसमें प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है तो इसमें राइबोसोम्स ज़्यादा होंगे। राइबोसोम्स ज़्यादा है मतलब इसमें rRNA ज़्यादा होंगे, क्योंकि rRNA ही तो क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। इसका मतलब इसमें rRNA ज़्यादा है, rRNA ज़्यादा है, इसका मतलब कि न्यूक्लियोलस ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस क्या बनाएगा, rRNA को बनाएगा। तो हम इनडायरेक्टली क्या ये बोल सकते हैं कि जिस सेल में प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है उस सेल में न्यूक्लियोलस का नंबर ज़्यादा होगा। तो हाँ, तो इसलिए न्यूक्लियोलस का नंबर जो है वेरी कर सकता है, न्यूक्लियोलस का नंबर और साइज़ वेरी कर सकता है, बड़े और छोटे साइज़ के, और बहुत ज़्यादा या फिर कम न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकते हैं। जिस सेल में प्रोटीन ज़्यादा बना है उस सेल में ज़्यादा न्यूक्लियोलस होता है।
देन यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज न्यूक्लियस के पास क्या था, लूज सा, इंडिस्टिंक्ट सा। ये इंडिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट यानी कि जो डिफरेंस जिसमें हमें दिख सके, जो डिफरेंट हो। इंडिस्टिंक्ट जिसमें हमें डिफरेंस ही नज़र ना सके, ये ऐसे पड़ा है गुच्छा सा, ऐसे डीएनए पड़ा है, इसमें आरएनए प्रोटीन बना है, हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ डीएनए है कहाँ आरएनए है, यानी कि समझ में नहीं आ रहा। ये इंडिस्टिंक्ट सा नेटवर्क है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का एंड किसका, प्रोटीन सा, जिसको हमने बोला क्रोमैटिन। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल एक डिवाइड करती है, तो यहाँ पे क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन जाते हैं इन द न्यूक्लियस। क्रोमैटिन में डीएनए है और कुछ बेसिक प्रोटीन्स है जिसको हमने हिस्टोन प्रोटीन्स बोला एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोला, और इसमें कुछ आरएनए भी होता है। सो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन में। एक सिंगल ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें, तो एक ह्यूमन सेल में जो डीएनए होता है वो 2 मीटर लॉन्ग होता है। वैसे अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 2.2 मीटर लॉन्ग हमारा डीएनए है, लेकिन अगर हम अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर हमारा डीएनए है। और सेल इतनी छोटी सी, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी इतनी छोटी सी, तो इसलिए यहाँ पे क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बनाना पड़ता है जब ये डिवाइड करती है तब। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 पेयर क्रोमोसोम्स। हमारी एक सेल में 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इस टाइप के जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम हमारी न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। एक सेल की एक न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इन सारे क्रोमोसोम्स में क्या है, थोड़ा सा डीएनए पैक्ड है, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, यानी कि ओवरऑल जो डीएनए ये 2 मीटर डीएनए इनमें पैक होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि एक सिंगल ह्यूमन सेल के पास अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। एक क्रोमोसोम में ही अकेला ही 2.2 मीटर डीएनए नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो 2 मीटर डीएनए वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन 46 क्रोमोसोम्स में। इसको आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ना। फिर एवरी क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम विजिबल होता है सिर्फ और सिर्फ जब सेल डिवाइड कर रही होती है। जब सेल डिवाइड कर रही होती है तभी क्रोमोसोम बनता है एंड तभी वो विजिबल होता है। फिर क्या होता है, क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है। देखो ये क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे ये कंस्ट्रिक्शन हो गया, मतलब कि एक गुच्छा सा बन गया, एक गांठ सा बन गया, यहाँ से पिचक गया। कंस्ट्रिक्शन यानी कि पिचक गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। सबसे ये एक नॉर्मल सा क्रोमोसोम था, ये नॉर्मल सा ऐसे क्रोमोसोम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बार पहली बार यहाँ पे जाके पिचक गया। फिर ये ऐसे जा रहा था, इसकी दूसरी क्रोमेटिड यहाँ पे जाके पहली बार ये ऐसे पिचक गया। तो ये पहला कंस्ट्रिक्शन है, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, जिसको हमने बोला सेंट्रोमियर। तो ये यहाँ पे जो पिचक गया है, ये यहाँ पे इसको हमने बोला है क्या, सेंट्रोमियर। और इसके साइड में ऐसे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। यहाँ से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होकर इन दोनों क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे होता है, जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं। सेंट्रोमियर्स क्या करते हैं, ये 2 क्रोमैटिड को होल्ड करके रखते हैं। एक क्रोमैटिड है, दूर तो नहीं रह सकती ना, तो इनको पास रखने के लिए यहाँ पे ऐसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एक गांठ सी लगी रहती है। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, कि सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी पोजिशन कहाँ पे है। जो क्रोमोसोम है वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले मेटासेंट्रिक यानी कि बीच में, अगर मैं एक ये सेंटर की लाइन खींचूँ तो ये वाला जो क्रोमोसोम है जिसपे जो सेंट्रोमियर है एकदम सेंटर पे है, यानी कि ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है वो एकदम बराबर है, तो ये मेटासेंट्रिक हुआ। फिर ये यानी कि अब सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर आ गया, अब इसका सेंट्रोमियर यहाँ पर है, तो ये सब मेटासेंट्रिक हुआ। अब यहाँ पे एक तरफ को बहुत छोटी सी आर्म है, एक तरफ बहुत लंबी सी आर्म है, ये हुआ क्या, एक्रोसेंट्रिक। और जिसमें सिर्फ एक ही तरफ आर्म्स होती है, दूसरी तरफ आर्म्स ही नहीं होती, एकदम टेल पर सेंट्रोमियर पूछ गया, इसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। सो सेंट्रोमियर एकदम सेंटर लाइन के बीच में, इसको हमने बोला क्या, मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा ऊपर सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा और ऊपर तो एक्रोसेंट्रिक, और एकदम टेल पे तो टीलोसेंट्रिक। ये 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। अब ये बस वही लिखा है कि 2 इक्वल आर्म्स हुई तो मेटासेंट्रिक,
फिर थोड़ा सा ऊपर तो सब मेटासेंट्रिक, और एक बहुत छोटी सी आर्म है और एक बहुत लंबी आर्म है एक्रोसेंट्रिक, और एकदम टेल पे पहुंच गया तो दैट इज टीलोसेंट्रिक, जिसके टर्मिनल पे सेंट्रोमियर होता है। अब यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की बात हुई है। देखो ये एक क्रोमोसोम है, पहली बार ऐसे यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हुआ तो ये है सेंट्रोमियर। फिर क्या होता है ना कि नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा था, लेकिन किसी किसी क्रोमोसोम में ये प्राइमरी जो कंस्ट्रिक्शन है यानी कि सेंट्रोमियर ये हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, लेकिन जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है ये कुछ ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। तो नॉर्मल एक ऐसा क्रोमोसोम था, यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन थी, लेकिन किसी किसी क्रोमोसोम में क्या होता है ना कि यहाँ पर जैसे ये एक क्रोमोसोम है तो किसी किसी क्रोमोसोम में यहाँ पर भी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ये ऐसे नॉर्मल था तो यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रिक्शन हो गई, अब ये इस टाइप का बन गया, अब ये कुछ इस टाइप का बन गया। तो ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है और ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, यानी कि ये तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, पहली गांठ यहाँ पे लगी फिर दूसरी गांठ यहाँ पर लगी, तो ये इसके ऊपर का जो पार्ट बच गया ना, ये इसके क्रोमोसोम की इसके ऊपर का जो पार्ट बच गया सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के ऊपर का, इसको हमने बोला सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट है, ये वाला बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इस सैटेलाइट, और ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हर एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कुछ ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सेट क्रोमोसोम या फिर सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम दे रखे, ये क्या है देखो एकदम सेंटर पे है, क्या हुआ ये मेटासेंट्रिक, ये क्या हुआ ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे होना चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक, ये भी सब मेटासेंट्रिक ही है, ये दोनों सब मेटासेंट्रिक है, ये मेटासेंट्रिक है, और यहाँ पे ये क्या है ये एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक में छोटी सी आर्म होती है और एक बड़ी सी आर्म होती है, यहाँ पे टीलोसेंट्रिक का डायग्राम नहीं है, टीलोसेंट्रिक का डायग्राम ये होगा, इसमें छोटी आर्म होती ही नहीं है। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम शो कर रहे हैं किसको, सब मेटासेंट्रिक को। हाँ, तो कभी कभी कुछ क्रोमोसोम्स फ्यू क्रोमोसोम्स में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सैटेलाइट, उस पार्ट को जो बच गया सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद, और उस क्रोमोसोम को हमने सेट कंस्ट्रिक्शन बोला। और ये नॉन स्टेनिंग होता है, यानी कि देखो ये इतना छोटा सा है ना, ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है ये इतनी छोटी सी है कि इसको स्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कि स्टेन ही नहीं हो सकती। अगर हम देखें चींटी है, ठीक है, अगर हम चींटी के ऊपर कलर डालते हैं ना तो वो हमें दिख भी नहीं सकता, यानी कि वो इतनी छोटी सी है कि उसके ऊपर जो कलर डालेगा वो भी नहीं हमें दिखेगा। तो इसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी सैटेलाइट है और ये जो सैटेलाइट है और जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, ये इतना छोटा सा पार्ट है क्रोमोसोम का कि हमें ये नॉन स्टेनिंग नज़र आता है इवन व्हेन स्टेन्ड। ठीक है, अब माइक्रोबॉडीज़, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। ये जो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं जिसको माइक्रोबॉडीज़ बोलते हैं, इसमें वेरियस एंजाइम्स होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। देखो माइक्रोबॉडीज़ यानी कि छोटी छोटी माइक्रोबॉडीज़, छोटी छोटी माइन्यूट सी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छोटी छोटी बॉडी प्रेजेंट होती है एक सेल के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है ये, और ये दोनों में मिलती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, और ये एंजाइम्स को कैरी करती है। नॉर्मल तो सेल में एंजाइम्स नहीं पड़ा रहेगा ना, तो एक ये जो वेसिकल्स होते हैं ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट से वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने माइक्रोबॉडीज़ बोला। ये दोनों में मिल सकती है क्योंकि एंजाइम्स तो दोनों में होते हैं, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल में भी, तो इसलिए ये माइक्रोबॉडीज़ दोनों में मिलेगी, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। अगेन ये मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसलिए ये कहाँ पर नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा।